गुड मॉर्निंग। आज अपने फाइनेंस रिसर्च के इस सेशन में हम रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं कि हाउ टू राइट साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स स्टार्टिंग फ्रॉम कैटेगरी Q1 टू Q4। स्कोपस इज इंडेक्स्ड और नॉन स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स के बारे में भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रिसर्च पेपर के क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पीयर रिव्यू में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस सेशन को आप बहुत गौर से देखें। इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड ऑल द from the scratch how to write research papers and how to end with the conclusion as well as recommendations in the research papers of very high impact factor journals. So let's start. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट टू डेवलप रिसर्च कल्चर इन द कॉलेज। आपको रिसर्च कल्चर आपको अपने जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं उसको जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट टू डेवलप रिसर्च स्किल्स among faculty members and students. That is very important to have a synchronization between the faculty members and the students as far as the research activities are concerned. Third point, to provide assistance to faculty members and students to conduct research. Number 4, ये points बहुत relevant हैं बस for the sake of knowledge. The main theme I will explore in the later part. So to encourage faculty members and students to write and publish research work in the ISI journals. Okay, ISI, these are the quality scientific journals. To organize scientific conferences, seminars and workshops. To conduct internal surveys to meet the college's own needs. Then just I will explore from here what is the meaning of research. To understand research, we have to find out some basic definitions. The simplest meaning of the research is to search for facts, answers to research questions and solution for the problem. देखिए, रिसर्च का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको वो फैक्ट इज़ देयर, फैक्ट इज़ प्रिवेलेंट, लेकिन आपको उस फैक्ट को लेकर सामने आना है। उससे रिलेटेड जो हाइपोथेसिस फॉर्म हुई है, उससे रिलेटेड जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको आपको एप्रोप्रिएटली आंसर्स देना है और उस प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट होगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होगा। द वर्ड रिसर्च इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली टू वर्ड्स, री एंड सर्च। द डिक्शनरी डिफाइंस द फॉर्मर एज ए प्रीफिक्स meaning again and new or over again, and the latter as a verb that is used as a main verb, meaning to examine closely and carefully, to test and try or to probe. ये डेफिनेशन थी ग्रीनल ने 1993 में दिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअली रिसर्च। सो ही सेड कि रिसर्च जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च, एज मेंशन इन द प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे मेन जो एक रिसर्च स्कॉलर की, एक एकेडमिशियन की जो सबसे बड़ी जो एक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं और एक बहुत बड़ी वीकनेस भी कह सकते हैं, वो होती है आपके रिसर्च पेपर को पब्लिश कराना। बहुत सारे अच्छे टीचर्स मैंने अपने इस करियर में 15 इयर्स टीचिंग करियर में देखे। दे आर वेरी गुड टीचर्स, they know damn good things about teacher, they deliver superb, but as far as their writing skills are concerned, their writing research papers and presentations, that is their weaknesses, that is their weak part। उसको कैसे, इस ड्रॉबैक को, इस फ्लॉ को कैसे दूर किया जाए, वो हम यहाँ पर इसको एम्फेसिस करेंगे। तो द मेन थीम इज दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड your articles and these articles how you are going to publish. That is very important, this publishing part, article, how to get your article published. So we will just take a look quickly
यस, थिंक अबाउट व्हाई यू वांट टू पब्लिश योर वर्क। ये सारे इसके चेक पॉइंट्स हैं। अगर आपके ये सारे चेक पॉइंट्स आपके क्लियर हैं तब आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इज दिस न्यू एंड इंटरेस्टिंग। क्या नया है, व्हाट इज नोवेल, व्हाट इनोवेटिव यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, वो आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, और आपके एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, और दूसरे सेक्टर से भी बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। करंट हॉट टॉपिक पे है या नहीं है, अगर है ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए। हैव यू प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस टू सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यस, देन मार्क इट। Are you ready to publish at this point? If all answers are yes, then start preparations for your manuscript. Otherwise फिर आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। You need to introspect whether you are at this stage ready to get your article published or not. आगे देखते हैं क्या कहता है। What makes a good manuscript? What makes, इसको मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन। It is all about the reader. Remember, editors and reviewers are also in the group. Writing a good manuscript is not easy. Be prepared to work hard on it. देखिए, किसी भी काम को करना आसान नहीं है। अगर एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, मे बी इट इज़ लिटिल हार्ड वर्क फॉर देम, कॉम्प्लेक्स फॉर देम। लेकिन अगर उनके पास में नॉलेज है, राइटिंग स्किल्स है, तो अच्छे तरीके से उसको कर भी सकते हैं। चेरिश योर वर्क। इफ़ यू डू नॉट टेक केयर, व्हाई शुड द जर्नल। चेरिश योर वर्क मीन्स ग्रामेटिकली आपको उसको बहुत अच्छा उसको एक बनाना पड़ेगा। इंग्लिश जो है बहुत स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आर्टिकल, पंक्चुएशंस, पार्ट ऑफ स्पीच लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब का बहुत अप्रोप्रिएट यूज़ होना चाहिए। कहीं पर अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। कहीं पर अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है तो फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत होनी चाहिए। आपका काम जो है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही क्वालिटी का होना चाहिए। तभी से अगर कोई रिसर्च पेपर लिखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रूफ रीडिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, राइट। देन देयर इज़ नो सीक्रेट रेसिपी फॉर सक्सेस, जस्ट सम सिंपल रूल्स, डेडिकेशंस एंड हार्ड वर्क। देखिए, कोई सीक्रेट रेसिपी और कोई शॉर्टकट सक्सेस का नहीं है। आपके पास में अगर डेडिकेशन है, लॉजिक्स हैं, एथिक्स हैं, हार्ड वर्क है, यू विल गेट सक्सीड इन योर वर्क, यू विल अकॉम्प्लिश योर टास्क। Then editors and reviewers are all busy scientists just like you, make things easy to save their time. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ पेपर में डालने की कोशिश मत करिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग लेंथ पर बहुत फोकस करते हैं कि नहीं, पेपर अगर हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, वेदर it is targeted for some specific audience or not, even though then they focus कि यार उसमें 15 पेज होने चाहिए, उसमें 20 पेज होने चाहिए, 25 पेज होने चाहिए, कम से कम 50 रेफरेंसेस होने चाहिए, बिब्लियोग्राफी बहुत लॉन्ग होना चाहिए, रेफरेंसेस स्टाइल बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटिक होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे पेपर्स देखे हैं जो स्कोपस इंडेक्स में, एल्सेवियर में और Q1 कैटेगरी के जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, और बहुत शॉर्ट लेंथ है उसकी, लेकिन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पेपर है। वो जैसे जैसे हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हम आपको एग्जाम्पल के साथ में उसको कोड भी करेंगे। पेपर्स में दिखाऊंगा, मेरे अपने खुद के भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिसकी लेंथ बहुत कम है। एक पेपर मैंने लिखा था एक्सचेंज रेट पे, जिसमें मैंने कंफाउंडिंग फैक्टर्स लिए थे, इन्फ्लेशन लिया था, और उसमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी ली थी, और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट से उसको फाइनली मैंने रिलेट किया था। आई थिंक इन ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स,
the research methodology and everything start and to the conclusion मेरे ख्याल में 7 या 8 पेज का था and it got published in one Scopus Index journal. अब आपके बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है इस लेक्चर में, वो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर अगर है तो उसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसको मैं ज़रूर फोकस करूँगा यहाँ पर. देखिए, ये एक इसका फ्रेमवर्क है. अगर इस फ्रेमवर्क से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं. मैं आपको इसका एग्जांपल भी आपको दे दूँगा. देखिए, हर रिसर्च पेपर जो है वो टाइटल से स्टार्ट होता है. इस सेशन को हम एक और अगले सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क. टाइटल, फिर आपका ऑथर्स नेम आ गया, उसका डेजिग्नेशन आ गया, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को वो बिलोंग कर रहा है और उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, वो आपका ऑथर्स में कवर हो जाएगा. ठीक है. फिर बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट की. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने उस रिसर्च में क्या किया है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव था, क्या थीम थी, क्या लेकर आप चलना चाह रहे हैं, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी, थोड़ा सा उसमें नटशेल में आप डिस्क्राइब करेंगे, और क्या किया फाइनली आपने, व्हाट वाज द रिजल्ट, वो आपका जाता है एब्स्ट्रैक्ट में. एंड द काउंटिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स शुड नॉट बी मोर देन 350 वर्ड्स. 350 वर्ड्स भी बहुत हो गया. Appropriately, it is written in 200 to 250 words. That's it. ये आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें आप पूरे पेपर को डिफाइन कर देते हैं कि ये पेपर क्या कह रहा है. फिर आते हैं हम मेन टेक्स्ट में. मेन टेक्स्ट होता है आपका IMRAD. दैट मीन्स इंट्रोडक्शन, your methods which includes research methodology and hypothesis. RM means research methodology. आपकी क्या नल हाइपोथेसिस आपने क्या फॉर्म की थी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने क्या फॉर्म की थी, ये आपका आ जाता है हाइपोथेसिस पार्ट में. रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है आपका क्या स्टैटिस्टिक्स आपने इसमें लगाई है, वेदर इट इज़ अ प्राइमरी डेटा और पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, कि आपने SPSS यूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या टेस्ट आप करने जा रहे हैं. अगर आपने EVUs यूज़ किया है तो आपने उसके अंदर क्या क्या स्टैटिस्टिक्स आप उसमें यूज़ करने जा रहे हैं. राइट. तो ये सारी चीज़ें, दैट मीन्स कि इंक्लूडिंग ऑल डेटा एनालिसिस. फिर आता है आपका रिजल्ट्स. क्या रिजल्ट्स उसके निकले. ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट सारे हर चीज़ के आपके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे. अगर या नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो गई तो रिसर्च आपकी एक्सेप्ट हो गई, और नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो गई तो आपको लग रहा है कि आपका रिसर्च पेपर जो है वो बेकार हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट और रिजेक्ट के अलग क्राइटेरिया होते हैं, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव अलग होता है. तो ये रिजल्ट्स हो गए. फिर आता है पार्ट डिस्कशंस का. डिस्कशंस में हम बात करते हैं अपना इंटरप्रिटेशन, क्या किया, क्या कंक्लूड किया आपने, दैट मीन्स कंक्लूजन. फिर एक्नॉलेजमेंट एक हमने इसमें देखिए एस्टेट में मार्क किया हुआ है. ये ज़रूरी नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट आप उसमें दें, लेकिन रेफरेंस पार्ट जो है वो देना बहुत ज़रूरी है. और रेफरेंस जो है वो हमेशा दिया जाता है. आप याद रखें इस चीज़ को कि आपको APA स्टाइल में देना है. APA स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसी में आपको ये देना होगा. APA स्टाइल रेफरेंसेस कैसे करते हैं, इसकी क्या नीड है, क्या सिग्निफिकेंस है, और क्यों सारे के सारे जर्नल्स जो हैं वो, चाहे वो स्कोपस इंडेक्स्ड हों, चाहे नॉन स्कोपस इंडेक्स्ड हों, चाहे वो ISI जर्नल्स हों, नॉन ISI जर्नल्स हों, बस प्रीडेटरी ना हो. राइट. तो वो सारे जो जर्नल्स होते हैं वो डिमांड करते हैं APA स्टाइल की. ठीक है. इसको हम देखेंगे अपने अगले सेशन में, जिसमें हम आपको पूरा एक रिसर्च पेपर का एक एग्जाम्पल देंगे जिसमें ये सारा फ्रेमवर्क यूज़ होगा. इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर है, चलिए आज हम इसकी बात कर लेते हैं. यस, देखिए, अगर आप कोई रिसर्च पेपर यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिए कि
राइट जर्नल को पिक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट जर्नल अगर आपने पिक नहीं किया है, दैट मीन्स देर आर सम इश्यूज, देर आर सम प्रॉब्लम्स। इसको डिलीट कर देते हैं। यस, पिक द राइट जर्नल फॉर यू। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, बहुत सारे एल्सेवियर को अगर आप उठा लें तो एल्सेवियर में आपको आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ जर्नल्स यू विल फाइंड एज पर योर लाइकिंग एंड एज पर योर टारगेट ऑडियंस। सबमिट टू वन जर्नल ओनली, एक ही जर्नल में आपको सबमिट करना है। मल्टीपल एंट्री इज प्रोहिबिटेड। अगर आप मल्टीपल एंट्री कर भी देते हैं तो ये आप ही के लिए कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करेगा, क्योंकि अगर आपने 2 जर्नल में डाल दिया एक साथ में, 3 जर्नल में आपने एक साथ एक ही रिसर्च पेपर भेज दिया और तीनों जगह से वो एक्सेप्टेंस आ गया, तो इट इज़ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट जर्नल फॉर यू। अगर एक को पिक करेंगे तो बाकी के 2 जो हैं वो अनाइंस हो जाएंगे, अनवाइड हो जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट इज चेक द इंग्लिश। एज आई टोल्ड, इंग्लिश शुड बी वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, एरर फ्री होनी चाहिए, राइट? और अच्छे तरीके के उसमें सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जहाँ जहाँ पार्ट ऑफ जहाँ जहाँ पे टेंसेस का यूज़ आएगा वो आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड उसको रखना है। पे अटेंशन टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? जो मैंने आपको बताया कि एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही आप उसको डिज़ाइन करेंगे, तभी आप इसको बना पाएंगे। जो लाइक एब्स्ट्रैक्ट पहले आना चाहिए, फिर कीवर्ड्स आना चाहिए, फिर उसके बाद में आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने लिटरेचर रिव्यू करना शुरू किया। सो एक सीक्वेंस होता है। पे अटेंशन टू जर्नल रिक्वायरमेंट्स। जर्नल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे एमराल्ड की अगर हम बात करें तो एमराल्ड का एब्स्ट्रैक्ट लिखने का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से वो डिमांड करते हैं, और वही आपसे वो मांगते हैं कि उसी पैटर्न पे आप उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखिए, उसी पैटर्न पे आप उसकी डेटा एनालिसिस करिए। बहुत सारे लोग एपीएस स्टाइल नहीं मांगते हैं, दूसरे रेफरेंसेस स्टाइल मांगते हैं। क्या होती हैं दैट आई विल लेट यू नो। Most commonly APS style is recommended. This is demanded from all the journals, but there are some specific journals वो कहते हैं कि नहीं, हमारा लिटरेचर रिव्यू आप ऐसे नहीं कीजिए, लाइक फैसल 2020 states like this, no, don't do like this। वो आप उसमें नंबरिंग करके करिए, तो वो रेफरेंस स्टाइल ही पूरी चेंज हो गई। तो जर्नल की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से, उसी पैटर्न से रिसर्चर्स पेपर को लिखते हैं और उसको सबमिट करते हैं। बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बी ऑनेस्ट? बी ऑनेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट का सहारा ले लेते हैं। वो एक शॉर्टकट मेथड है जो आपको वक्ती तो अटेंशन दिला देगा, लेकिन ये एक अनएथिकल है। अगर आप इफ़ यू आर कॉट बाय डूइंग दिस, सो सम लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज स्टेक पर रहे। तो आप ईमानदार रहिए, अपने से करिए, ऑनेस्टली उसको उसका फ्रेमवर्क तैयार करिए। एक एक वर्ड, एक एक सिंगल लाइन आपकी ओन होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लेजराइज है, नो मैटर, आपने प्लेजराइज कर लिया, उसको पैराफ्रेज कर लिया, अनएथिकल है और बहुत ही ख़राब चीज़ होती है ये एकेडमिक्स में। फिर उसके बाद में आता है आपका पब्लिकेशन मिसकॉन्डक्ट, डिफरेंट फॉर्म्स, सिविलिटीज़। The paper must be original to the authors. Duplicate submission, duplicate publication, lack of acknowledgement of prior research and researchers, inappropriate identification of all co-authors। देखिए, यही चीज़ अभी हमने ठीक इससे पहले वाले स्लाइड में डिस्कशन किया था कि प्लेजरिज्म से आप बचें। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि किसी ने एक पेपर लिखा, वो पेपर उसका कहीं पर पब्लिश हो गया, आपको वो पेपर नेट पर फ्री एक्सेस करने पर उस मिल गया, और आपने उसमें से एब्स्ट्रैक्ट को 4 सेंटेंसेस उसके कॉपी कर लीजिए, डेटा एनालिसिस में से किसी दूसरे से कॉपी कर लीजिए, तीसरे पेपर से किसी को कॉपी कर लिया किसी एक पेपर से या कई सारे पेपर से। अगर आपने उसमें कंटेंट उठा के अपने पास में बना लिया और उसको थोड़ा पैराफ्रेज करके आगे पीछे करके उसको आपने पब्लिश करा लिया,
इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म जो है, जो अच्छे जर्नल्स होते हैं वो उनके पास में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और वो उसको इजीली जो है वो पता लगा लेते हैं कि ये प्लेजराइज्ड है या प्लेजराइज्ड नहीं है, राइट। अगर प्लेजराइज्ड है तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। दे कैन गो फॉर एनी लीगल एक्शन अप टू एनी एक्सटेंट। उसमें आपकी जॉब जा सकती है, उसमें आप पे पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं। जिन रिसर्चर्स को आपने कॉपी किया है वो भी आप पर क्लेम कर सकते हैं, और एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन वो हो जाती है एक एकेडमिशियन के लिए, क्योंकि टीचिंग इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन। तो पेपर आपका जो भी है, जैसा भी है, ओरिजिनल होना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसको पस में पब्लिश हो जाए और बहुत अच्छे Q1 Q2 और Q3 Q4 कैटेगरीज़ के जर्नल्स में ये पब्लिश हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, और आपको इसकी परवाह भी नहीं करना है। आप यू कीप ऑन डूइंग योर वर्क। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके वो पेपर क्वालिटी पेपर्स ना हो, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल विन द रेस by following some ethics. अब आपको ये देखना है कि आप अपने जो जर्नल में जिसमें आप भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे भेजने का। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर, वो आती है आपका इम्पैक्ट फैक्टर। ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक जर्नल के लिए। उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। इम्पैक्ट फैक्टर को देखिए निकालने के लिए पिछले 2 सालों का डेटा लिया जाता है, और उस टाइम पीरियड में जितने भी आर्टिकल पब्लिश्ड होते हैं उसको उससे डिवाइड कर दिया जाता है, वो निकल कर आ जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इन वन ऑफ द टर्म्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये आपका नहीं निकलना है, ये तो जर्नल खुद निकाल के देता है और अपना इम्पैक्ट फैक्टर खुद मेंशन करता है कि दिस माय जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इज 1.1, 2.3, 0.58 एनीथिंग। तो इम्पैक्ट फैक्टर जितना हायर द इम्पैक्ट फैक्टर द मोर क्वालिटी जर्नल दैट इज। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर उसका होगा उतना ही ज़्यादा वो क्वालिटी जर्नल कहलाएगा, ठीक है। अब शिमागो से उसकी आप रेटिंग पता लगा सकते हैं, SCIMAGO। इधर यू प्रोनाउंस इट सीमैगो और बट आई प्रोनाउंस इट शिमागो। सो शिमागो जर्नल्स एंड कंट्री रैंकिंग से आपको पता चल जाएगा, जर्नल का पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि उसके रैंकिंग वर्ल्ड में क्या है, कहाँ से पब्लिश होता है, हु आर द एडिटर्स, हु आर द पब्लिशर्स, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। दूसरा आपको यहाँ से पता चल जाएगा ISI इंडेक्सिंग, ISI journals.com से, और MJL क्लैरीवेट। देखिए आजकल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो फोकस करते हैं मास्टर्स जर्नल लिस्ट। मास्टर्स जर्नल्स लिस्ट, ये MJL कहलाता है आपका क्लैरीवेट। क्लैरीवेट से ही आपको कैटेगरीज पता चल जाएंगे। शिमागो और क्लैरीवेट अगर आप खोल लेंगे तो इसमें आपको सब क्वालिटी जर्नल से ही मिलेंगे, इसके बाहर आपको कुछ करना ही नहीं है। तो यू विल नॉट बी इन ट्रैप ऑफ द प्रेडेटरी जर्नल्स इफ़ यू फॉलो दिस शिमागो लिस्ट, ISI indexing and MJL क्लैरीवेट। दैट्स इट, ओनली 3 वेबसाइट्स आई एम गिविंग यू। आप सिर्फ इन तीनों को फॉलो कर लीजिए, आपको सारा का सारा उसका पता चल जाएगा कि वो स्कोपस इंडेक्स्ड है। सारे स्कोपस इंडेक्स्ड होंगे, सम ऑफ देयर आर सम एक्सेप्शंस बट देयर आर आल्सो क्वालिटी जर्नल्स। उसकी रैंकिंग पता चल जाएगी कि वो Q1 में आ रहा है, Q2 में आ रहा है, Q3 में आ रहा है या Q4 में आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर आपको पता चल जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको आज डिस्कशन किया है वो मैंने डिस्कशन किया है फॉर दी सेक ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर्स इन सम क्वालिटी जर्नल्स। उसको अगर आप कर लेंगे फॉलो तो आप एक अचीवर बन जाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। मैंने अपने इस पूरे करियर में देखा है बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है कि ये क्लैरीवेट होता क्या है, ये शिमागो होता क्या है, राइट। बट फ्रॉम टुडे
things have become easier for you and for my knowledge sake also. तो अब यह चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाती है कि आपको स्कोपस इंडेक्स जर्नल को प्रेफर करना है, प्रेफरेंस देना है। वो कहाँ से निकलेंगे? आपके क्लैरिवेट से निकलेंगे। शिमागो में आपको उसकी रैंकिंग पता चलेगी, कंट्री रैंकिंग क्या है। इम्पैक्ट फैक्टर आपको ISI में, शिमागो में, MGL, क्लैरिवेट में, सब में इक्वली आपको पता चल जाएंगे। अगले सेशन में हम अपना ही या किसी एक दूसरे अच्छे रिसर्चर का रिसर्च पेपर लेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने आज डिस्कशन किया है अंडर दैट फ्रेमवर्क, तो वो एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है, और उसमें बहुत सारी कुछ यूनिक चीज़ें निकल कर के सामने आएंगी, वो हम आपको बताएंगे।